हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही प्रयास करता है कि आपके टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक चीज़ को बहुत ही स्मूथली आपके लिए जाए, यानी कि कोई भी परेशानी आपके लिए नहीं हो। तो इन सब का रिवीजन कराना, प्रिपरेशन एग्जाम्स के कराना, सभी कुछ हम आपको 100% फ्री में ही कराते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते रहिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के लिए। जो इलेक्टिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है अभिव्यक्ति और माध्यम की जो हमारी बुक है उसका आज 13वां अध्याय के हम PYQs कराने जा रहे हैं। 13वां अध्याय है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इस अध्याय से पिछले 10 सालों में यानी कि 2022 से लेकर 13 तक आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर जो लेखन रहता है उस पर आधारित प्रश्न आपके बहुत कम पूछे जाते हैं, या अभी हम देखें तो पिछले 10 सालों में इससे संबंधित प्रश्न ना के बराबर ही पूछे गए हैं। जो आता है वो है आपके रचनात्मक लेखन में, यानी कि ऐसे विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं जिस पे आपको लेख लिखना होता है। तो पिछले 10 सालों में जो भी लेख के टॉपिक आए हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो आज हम करा रहे हैं CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो लघुत्तरीय प्रश्न में बोला ना, प्रश्न पूछे गए हैं एकदम ना के बराबर। तो प्रश्न देखिए क्या है, लेखन से क्या आशय है और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन एक चुनौती क्यों है। तो सबसे पहले आपको बताना है लेखन कार्य क्या होता है, ये आप बताओगे। फिर अप्रत्याशित विषयों पर लेखन एक चुनौती क्यों है, ये प्रश्न हमारे सामने आया है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में। देखिए क्या है, लेखन भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्द को क्रम से लिपिबद्ध करने की कला है तथा जब भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति लिखित रूप में होती है तब यह लेखन कहलाती है। अब देखिए, हमारे मन में हर एक विषय को कोई भी, मान लीजिए हम, हर इंसान का अपना कोई एक फेवरेट विषय होता है। वो उस पर जितना चाहता है उतना पढ़ना और वीडियोस देखना, रील्स देखना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। जो भी हमारा विषय हमको बहुत फेवरेट होता है, अब उस विषय पे जब हम इतनी सारी जानकारी एकत्र कर लेते हैं तो कभी कभी हमारा मन करता है कि इस जानकारी को हम कहीं पर इकट्ठा कर कर जो है सेव कर ले। तो हम क्या करते हैं, तब हम अपने भावों और विचारों को हम लिखना प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं और ये लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, लेखन कार्य। अर्थात अपने भावों और विचारों को वो लिखित रूप में संग्रहित करना ही हमारा लेखन कार्य, या भावों और विचारों को लिखित माध्यम से अभिव्यक्त करना लेखन कार्य कहलाता है। अब आते हैं अप्रत्याशित विषयों पर। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन एक चुनौती इसलिए है क्योंकि इसमें उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी पहले आशा ना की गई हो, अर्थात ये नए विषय होते हैं और जिन पर पहले कभी ना लिखा गया हो। अर्थात देखिए, हम लोग अगर कोई उठा ले, निबंध की बुक उठा ले, कुछ नहीं, तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो रिपीटेडली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो विषय जिनमें हम कभी सोच ही नहीं सकते कि इस पर हम लिखना हमारा हो सकता है। जैसे कि हम, यदि मैं एक कलम होता, तो ये एक विषय ऐसा है जो हम लोग एक्सपेक्टेड है क्योंकि हम लोग पहले से लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यदि आप एक तार होते, कॉर्ड, वायर होते, तो क्या होता। तो ये विषय ऐसा था कि जिसमें हम सोच ही नहीं सकते कि अरे ये कभी कोई विषय आ सकता है। यदि एक तार होता तो तार को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या चीजें होती है। तो ये होता है अप्रत्याशित, यानी कि जिस पे अभी हमने सोचा ही ना हो, उस पर हमें लेखन कार्य करना पड़े। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की क्षमता अधिकांश लोगों में क्यों विकसित नहीं हो पाती है। ये प्रश्न 2021 और 22 में पूछा गया है। तो क्यों विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों में रटने की प्रवृत्ति होती है। ये कारण से हमारे सामने हम नए विषयों पर लिखने की कभी सोच ही नहीं पाते हैं। क्या देखिए, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने की क्षमता इसलिए विकसित नहीं हो पाती क्योंकि अधिकांश लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते। यानी कि हम अपने आप करें, अपने आप सोचें और लिखें, ये हम प्रयास ही नहीं करते। हम सोचते हैं अरे इस पे मटेरियल मिल जाता है तो हम वही लेकर वही पढ़ के लिख देंगे, क्या करना है। तो वो अपने विचार हम व्यक्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्हें यह कार्य करना चुनौतीपूर्ण लगता है तथा उन लोगों को रटने की बुरी आदत होती है। हमने कहा ना, रटन प्रवृत्ति, यानी कि रटने की जो आदत होती है, उस कारण से हम ये काम नहीं करते हैं।
जिस कारण वे पहले से तैयार की गई सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं। यह उनकी मौलिकता को बाधित करता है, वह लिखित और अलिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देता। अब रटने यानी कि जो सामग्री उपलब्ध है उसी को पढ़ के रटने के हमें अभिव्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करने की हम शुरू से ही कोशिश नहीं करते, जिससे ये आदत हमारे अंदर पनपने ही नहीं पाती है। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कठिनाइयां और संभावनाएं पर 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखिए। देखिए हमने बताया, अब ये रचनात्मक लेख वाला जो कार्य है ये हमसे हर साल पूछा जाता है। हर साल आते हैं, 3 से 4 टॉपिक दिए जाते हैं, तो वही यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। देखिए अब ये प्रश्न जो हमारे सामने है ये 21 और 22 में पूछा गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कठिनाइयां और संभावनाएं। तो अब यहाँ पर आपको हम खास तौर पर चीज आपको बता दें, जब हमारे पास रचनात्मक लेख का क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं। तो जब भी आपके पास ये ऑप्शन आए तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी, उसे हमेशा टॉप हेडिंग में इस तरीके से देंगे ताकि एग्जामिनर को चेक करते समय परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसको साफ ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए कि आपने किस टॉपिक पे रचनात्मक लेख किया हुआ है। चलिए अब क्या है, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कठिनाइयां और संभावनाएं। आप सभी ने ये प्रणाली अपनाई भी है, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई हैं आपके सामने और आगे आपने इसके बहुत सारे स्कोप्स भी देखे हैं। तो आपको वही देखना है कि इसमें कितने स्कोप आपके सामने आगे दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीजें। अभी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर अमल इतना नहीं हुआ है, ये अपनी आरंभिक चरण में है, क्योंकि हमने लास्ट 2 इयर्स जो हमारे कोरोना काल के रहे, हमने उस टाइम ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करी है। महामारी के चलते शिक्षण संस्थानों और छात्रों को इसके अनुरूप ढालना एक चुनौती के समान है। इंटरनेट प्रणाली अभी तक कुछ छात्रों तक सीमित है, सब छात्र इसका लाभ नहीं उठा पाते। इंटरनेट स्पीड भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा कारण, आज भी कई मध्यम वर्गीय परिवारों में स्मार्टफोन जैसी मूल सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये देखिए कठिनाइयां चल रही हैं। फिर क्योंकि हमें 2 ही चीजें बतानी है, कठिनाइयां बतानी है और संभावनाएं बतानी है, वो सिर्फ 200 शब्दों में। हर शिक्षण संस्थान का अपना शैक्षिक बोर्ड विश्वविद्यालय है, जिसमें अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा ग्रहण की जाती है। पाठ्यक्रम की असमानताएं सबसे बड़ी चुनौती है। कई विषयों में व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत होती है। तकनीकी समझ भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये शिक्षा प्राप्त करने का नया माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षा में संभावनाओं की बात करें तो आधुनिक युग में इसका उपयोग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आजकल कंपटीशन की तैयारी करा रहे संस्थान इस पद्धति का उपयोग करके पढ़ा रहे हैं। अन्य शिक्षा संस्थानों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय में भारत में इस शिक्षा प्रणाली में अपार अवसर है। हम आगे देखें, जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि छुट्टियां लग जाती हैं, कभी मौसम की वजह से, कभी कुछ, तो ये प्रणाली देखिए अभी भी बहुत सारे स्कूल क्या है, जैसे मान लीजिए कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उन्होंने 2 हफ्ते की छुट्टी गवर्नमेंट ने कर दी, तो वो क्या करते हैं, उन 2 हफ्तों की क्लासेस ऑनलाइन ले लेते हैं कि बच्चे घर में बैठ के ही पढ़ते रहें। तो ये सारी चीज़ें, बहुत से आगे बहुत सारी संभावनाएं, कंपटीशन एग्जाम जितने होते हैं उनमें भी आगे हम सारे इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो काम करते हुए घर की देखभाल करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। वह ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक नई शिक्षा प्रणाली है जो हर देश अपना रहा है। छात्रों को जरूरत है कि वह मन और ध्यान केंद्रित करके, जो छात्र ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि शिक्षा में कोई वंचित ना रहे। यानी कि जो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि नहीं जा पाते, जैसे मान लीजिए गांव के बहुत सारे लोग हैं जो शहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इस प्रणाली के जरिए वो क्या करते हैं, गांव में जैसे सामूहिक रूप से इसका प्रबंध किया गया और सब एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ऑनलाइन शिक्षा एक अच्छा माध्यम है जहां छात्रों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब आ गए हम नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है, विज्ञापनों की चकाचौंध, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, पर 200 शब्दों में एक रचनात्मक लेख लिखना है। ये प्रश्न हमसे जो पूछा गया है ये 2019 में पूछा गया है। ये देखिए क्या है, सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे, विज्ञापन की चकाचौंध पर निबंध, हो गया। फिर आते हैं, आज हमारे भारत देश में विज्ञापन की चकाचौंध से हर भारतवासी काफी प्रभावित है। विज्ञापन की चकाचौंध हम सभी के लिए सही नहीं है।
आज हम देखें तो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, अखबार के माध्यम से विज्ञापन किए जाते हैं। पहले जहां विज्ञापन केवल टीवी और अखबारों तक ही सीमित थे, आज इंटरनेट के आधुनिक युग में विज्ञापनों में काफी तेजी आ गई है। आप देखिए, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, क्या मूवी देख रहे हैं, आप कहीं पर भी जाओ, इवन हम लोग अगर पिक्चर हॉल भी जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो भी वहां कितने एड्स आते हैं ना। बीच में इंटरवल पड़ता है, मूवी के शुरू होने पे, मूवी के एंड होने पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। हम लोग अखबारों में, टीवी में तो देखते हैं। अब तो अगर हम इंटरनेट पे भी कोई चीज़ देख रहे हैं तो बीच में 2-3 बार, अगर हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो भी बीच में 2-3 बार ऐड आते हैं ना। तो मतलब आजकल चारों तरफ इन विज्ञापनों का एकदम जाल फैला हुआ है। आज विज्ञापनों की चारों ओर चकाचौंध है। जहां पर भी हम देखें वहां कंपनियां अपना विज्ञापन कर रही हैं। जो कंपनी विज्ञापन पर पैसा खर्च करती है वह आगे बढ़ रही है। यदि कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे हों और उसका विज्ञापन ना हो तो शायद उस कंपनी का कोई भविष्य ही नहीं होगा, क्योंकि विज्ञापन आजकल के जमाने की जरूरत है। विज्ञापन की वजह से हमें कई कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनको हम खरीदकर अपने जीवन में काफी बदलाव लाते हैं, जिनसे हमें काफी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन विज्ञापन की इस चकाचौंध में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हम तक पहुंचते हैं जिनके हमें कोई भी लाभ नहीं होता है, बल्कि कभी कभी तो हमको उनसे कुछ नुकसान होता है। तो देखिए, यहाँ पर विज्ञापन के जरिए हम बहुत सारे ऐसे एड्स के बारे में, ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। देखिए, मेडिसिन कंपनी के एड्स अगर आप देखोगे तो टीवी पे आते तो हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। जो फार्मेसी कंपनी होती हैं, फार्मा कंपनीज होती हैं, उनके एड्स बहुत कम आते हैं। उनके जरिए हम ऐसी बहुत सी नई चीज़ों की जानकारी अब प्राप्त कर रहे हैं जो हमें पता नहीं था। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी कोई प्रोडक्ट आता है? उसी तरीके से हम हमारे जो डेली रूटीन की जो लाइफ है, इससे संबंधित भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आज एड्स देखो तो ध्यान से आपको दिखाई देगा। नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स। लेकिन इसके अलावा आप ऐसे भी देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उनके विज्ञापन भी हम तक पहुंच रहे हैं। दरअसल विज्ञापनों की चकाचौंध में आजकल मानव ऐसे फंसता जा रहा है कि वह समझ नहीं पाता कि आखिर मुझे किस तरह के, किस कंपनी के प्रोडक्ट उपयोग करने चाहिए। वह तो बस लुभावने विज्ञापनों को देखकर अपनी जरूरतों की सामग्री खरीदता है। अब देखिए, हर इंसान की अपनी एक जरूरत होती है, अपनी एक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, विज्ञापनों के चक्कर में फंस जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो सही कौन सा प्रोडक्ट है जो उसके लिए एकदम सही बैठेगा। और जो हमें लगता है कि नहीं, ये विज्ञापन अच्छा है, तो हम वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। शायद वो हमारे इससे भी बेटर काम की कोई चीज़ हम दूसरे प्रोडक्ट में देख सकते थे, लेकिन हम क्या हुआ, विज्ञापन में फंस गए और हमने वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। आजकल विज्ञापनों की चकाचौंध में लगभग हर तरह के प्रोडक्ट का विज्ञापन हमें चारों ओर देखने को मिलता है। चाहे वह घर में उपयोग करने वाली कोई सामग्री हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या कुछ सेहत को तंदुरुस्त रखने वाली कोई आयुर्वेदिक दवाई हो, हर तरह के प्रोडक्ट का विज्ञापन हमें देखने को मिलता है और विज्ञापन की चकाचौंध में हम फंसते चले जा रहे हैं। आप देखिए, हम लोग वाकई बहुत सारे प्रोडक्ट विज्ञापनों के जरिए ही खरीदते हैं। आज विज्ञापनों के जरिए लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्योंकि विज्ञापनों की चकाचौंध में शायद विज्ञापन के बगैर किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी भविष्य नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करती है तो उसकी सेल ही नहीं होती है। इसलिए उनका ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग किसी कंपनी का प्रोडक्ट पर विज्ञापन देखकर ही विश्वास करते हैं। हमारे, आप अपनी खुद टेंडेंसी देखिए, हम विज्ञापन देखकर ही यकीन करेंगे। जिसका विज्ञापन नहीं आ रहा होगा, अरे ये तो हमने नाम ही नहीं सुना, हम इस पे कैसे बिलीव कर लें? भाई, नाम हम सुनेंगे कैसे? हम विज्ञापन के जरिए सुनेंगे ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आस पड़ोस वालों के कहने पर उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन टीवी, अखबार या इंटरनेट पर देखे गए विज्ञापनों पर वह तत्काल विश्वास करते हैं। यह विज्ञापनों की चकाचौंध ही तो है। हम सभी को चाहिए कि विज्ञापनों की चकाचौंध से हम बचें और अपने स्वयं के विवेक से काम लें। तभी हम जीवन में खुद को और अपने परिवार को, अपने देश को बचा सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। विज्ञापन के इस दौर में विज्ञापनों की ज्यादा मांग होने की वजह से प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। आखिर इन विज्ञापनों की जरूरत ही क्या है? दरअसल विज्ञापनों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा देश बहुत ही बड़ा है।
बहुत ही बड़ा देश है। इसमें रोजाना कई सारी कंपनियां आती हैं, उनको चलाने के लिए उनको अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचने होते हैं, जिसके लिए वह जल्द से जल्द फायदे के लिए विज्ञापन करती हैं। कई कंपनियां अच्छी होती हैं, लेकिन कई कंपनियां धोखेबाज भी हो सकती हैं, जो कि कई लोगों का पैसा बर्बाद करती हैं। ऐसे विज्ञापनों की चकाचौंध में हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं और अपनी ज़रूरतों का सामान भी हमें सही तरह से नहीं मिल पाता है। हमें विज्ञापनों की चकाचौंध से दूर रहना चाहिए और इस तरह के लुभावने विज्ञापनों के बारे में जानकारी जानकर अपने स्वयं के विवेक से हमें जीवन में कुछ करना चाहिए। तभी हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो विज्ञापन देके प्रोडक्ट खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सही चीज खरीदना ये जरूरी है। भाई विज्ञापन तो हम बहुत सारे देख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम सारी चीजें खरीद लेंगे। यहाँ पर देखना है कि हमें क्या चीज की जरूरत है और हमारी कितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से हमें चीजों को विज्ञापनों के अनुसार पसंद करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास में लोकतंत्र और मीडिया। इस पर 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख हमें लिखना है, ठीक है। लोकतंत्र और मीडिया, ये प्रश्न हमसे 2018 में पूछा गया है, तो मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे। लोकतंत्र, आपको मालूम है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, जहां पर जो शासक है वो क्या है, जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। लोकतंत्र की सीधी परिभाषा यहाँ पर क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित शासन, ठीक है। हम प्रत्यक्ष रूप से जाके शासन नहीं करते, हम अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। मतलब जो शासक है वो हम ही चुनकर वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये होता है लोकतंत्र। अब इस लोकतंत्र में मीडिया कैसे काम करती है? मीडिया हमारे जो है सोच के साथ खेलती है। कौन अच्छा कर रहा है, क्या कैसा कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें मीडिया के थ्रू मिलती है, और तभी हम किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के लिए अपनी जो है एक सोच बनाते हैं, एक विचारधारा का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्या है, लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसका कद किसी भी तरह से राजनेताओं से कम नहीं होता है। इसीलिए इसे सही मायनों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। यह मीडिया का माध्यम ही है जिसे लोग जीवन के कई पहलुओं से अवगत हो जाते हैं। जैसा हमने बताया, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में मीडिया के थ्रू ही जानते हैं, जिनसे वे आमतौर पर अनजान होते हैं। स्वतंत्र, तटस्थ और सक्रिय मीडिया के बिना लोकतंत्र अर्थहीन है। अगर मीडिया जो है वो पूरी तरीके से ताकत है और क्या कहते हैं, निष्पक्ष तौर पर काम करती है, तो एक लोकतंत्र के लिए मीडिया बहुत बड़ा एसेट होती है। ये मतलब एक लोगों का जो जनमत है वो निर्माण करती है। मीडिया को अक्सर सरकार की चौथी शाखा के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इसके पास जो शक्ति होती है वे निरीक्षण कार्य करते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में लोकतांत्रिक शासन में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई है और यह आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांत और व्यवहार का एक मूलभूत सिद्धांत हुआ है। तो पहला इसका जो भूमिका रहती है वो प्रहरी के रूप में प्रेस की भूमिका जो रहती है। विशेष रूप से समाचार मीडिया की भूमिका का एक पारंपरिक लक्षण होता है। यह प्रहरी भूमिका संबंधित माध्यम की प्रकृति के रूप में किसी विशेष देश में लोकतंत्र और विकास की स्थिति के आधार पर कई रूप ले सकती है। तो कहने का मतलब है जो सरकार या जो देश डेवलप कर रहा है वहां पर जो भी शासक राज्य करेगा उसका निर्माण एक तरीके से मीडिया ही करती है। अनिवार्य रूप से ये भूमिका सूचना प्रदान करने के लिए है। सार्वजनिक जीवन में क्या हो रहा है इसकी निगरानी में जनता की आंख और कान होने के लिए दैनिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग के रूप में वे प्रकट किए जाते। तो मूलभूत रूप से अगर हम काम देखें तो मीडिया का क्या होता है, हम तक जानकारी या सूचनाओं को पहुंचाना। देखिए हम ये सब चीज़ें क्या हैं, हम किससे थ्रू करते हैं, वो हम टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में न्यूज़ आती है, अखबारों में हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो ये सभी क्या मीडिया के थ्रू हम तक आ रहे हैं। जासूस के रूप में मीडिया की भूमिका देखिए क्या है। सार्वजनिक प्रहरी के रूप में प्रेस की भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक है। हालांकि सार्वजनिक मामलों पर रिपोर्टिंग और सार्वजनिक मामलों के प्रशासन में गलत कामों की पत्रकारिता जांच के बीच अंतर पर जोर देने के लिए जहां इसे अलग से पेश किया जाता है, जब पत्रकार अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और उनके पास सूचना के विश्वसनीय स्रोत होते हैं, तो प्रेस सार्वजनिक और अधिकारियों द्वारा किए गए गलत काम भी जांच करने के लिए सक्षम हो जाता है।
इसे धोखाधड़ी करना या सार्वजनिक धन या अन्य सार्वजनिक संस्थानों से व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाने के लिए धोखाधड़ी करना या भ्रष्टाचार में शामिल होना हाँ है। तो अब यहाँ पर देखिए, समझिएगा क्या होता है जासूस के रूप में। अब मीडिया, जहाँ लोकतंत्र शासन है और मीडिया उसका चौथा स्तंभ है, तो वहां पर उसको क्या होता है, मीडिया ऐसा सशक्त तंत्र है कि वो हर तंत्र के अंदर अपने स्रोतों का निर्माण कर लेती है। मतलब ऐसे बहुत जो भी संस्थान हो, कुछ हो, वहां पर उसके कोई ना कोई स्रोत होते हैं जहां से उसे जानकारी निकलकर प्राप्त हो जाती है। अब ऐसे बहुत से संस्थान है जहां पर घोटाला हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जहां छिपा लिया जाए, तो उन सारी चीजों को उजागर जासूसी कर यानी कि अब शोध के माध्यम से जासूसी हो रही, तो उसे उजागर करके जनता के सामने लाने का काम भी मीडिया करती है। तो ये क्या कर रही है, एक जासूस के रूप में हर संस्थान के अंदर वो कार्यरत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया ने समय समय पर लोगों को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से अवगत कराने, हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने, लोगों में जागरूकता के स्तर पर बढ़ाने और बहुत कुछ करने में सराहनीय कार्य किया है। तो आप देखेंगे, अगर पिछला कुछ जाएंगे तो रिसेंटली आप देखेंगे मीडिया ने ऐसी बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखा है जो हम अभी तक नहीं जानते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मीडिया जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जिस भी उम्र का लोग हो, वो मीडिया के बारे में अच्छे से जानता है। इसमें निश्चित रूप से अपने पाठकों, दर्शकों के विचारों को काफी हद तक प्रभावित करने की क्षमता है। तो कोई भी वर्ग हो, हम कह रहे हैं कि एक मजदूर वर्ग होगा तो भी वो मीडिया से अछूता नहीं है। एक शिक्षित वर्ग तो चलो मीडिया से संपर्क में रहता है, मगर मजदूर जो है वो भी अछूता नहीं है। तो यहाँ पर हर वर्ग जो है मीडिया से प्रभावित है। निसंदेह मीडिया को विचारों को प्रसारित करने में तटस्थ होना चाहिए, यानी कि कोई भी विचार किसी का भी, ये नहीं कि हम निष्पक्ष, हम किसी के पक्ष में आकर जो है काम करें। मीडिया हमेशा काम क्या है, वो निष्पक्ष होकर करेगी, तटस्थ होकर करेगी। तटस्थता का मतलब ये है कि उसका काम है सूचनाओं, घटनाओं को सामने लाना, तो वो अपने काम में तटस्थ रहेगी। लेकिन उसे ऐसे विचारों को प्रसारित करने से भी बचना चाहिए जो सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और गहरे संदेह, तनाव और बेहुदा हिंसा को जन्म दे सकते हैं, जिससे निर्दोष लोगों की जान जाती है। मीडिया को सरकारों के विभिन्न कार्यों के परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक कराना चाहिए। तो जहां उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, तो उसे कुछ चीजें अपनी समझ से भी करनी चाहिए। ऐसी कोई भी सूचना प्रसारित नहीं करनी चाहिए जो किसी भी तरह के सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाए। इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हिंसा हो जाती है, कहीं दंगे भड़क जाते हैं और उसके कारण होता क्या है, जो है लोगों की जान जाती है। अब मीडिया का काम है सरकार की जो भी चीज़ें हैं उनको उजागर करना, जन तक पहुंचाना, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का प्रकाशित करने से पहले या प्रसारित करने से पहले उसे सतर्क रहना चाहिए। छठा है हमारे पास में, कंप्यूटर जीवन की अनिवार्यता पर 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखिए। अब क्या है, कंप्यूटर जीवन की अनिवार्यता, बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर हमारे लिए, तो इसकी अनिवार्यता हमें बतानी है। आप आजकल जिस भी उम्र का बच्चा हो, कंप्यूटर से अछूता नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2017 में। मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे, कंप्यूटर जीवन की अनिवार्यता। शुरू करेंगे। विज्ञापन और तकनीक की अद्भुत खोजों ने मनुष्य के जीवन में एक क्रांति ला दी है। आज का युग विज्ञान का युग है। कंप्यूटर मनुष्य की इतनी अद्भुत खोजों में से एक है जिसने मानव जीवन को लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावित किया है। आज के युग को यदि हम कंप्यूटर का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात, संचार आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो आप कहीं पर भी जाइए, देखिए आपको कंप्यूटर मिलेगा जरूर। किसी भी जाइए, आप बिजली बोर्ड चले जाइए, आप बैंक चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, कहीं पर, इवन आप हम लोग स्कूल में तो हम लोग को उसकी एजुकेशन ही दी जाती है। आप घर पे भी देखिए, आपको कंप्यूटर पढ़ने के लिए बहुत हद तक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपनी पैठ जमा ली है। विद्यालयों में धीरे धीरे कंप्यूटर विषय अनिवार्य हो रहा है। छोटे शहरों एवं महानगरों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों, शिक्षण संस्थानों आदि की बढ़ती संख्या कंप्यूटर की लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है। कंप्यूटर के माध्यम से पठन पाठन का स्तर भी अच्छा हुआ है। आजकल अनेक ऐसे विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
प्रबंधन, कानून व रिसर्च के संलग्न विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर एक वरदान सिद्ध हो रहा है। तो अब ध्यान देखिए, जो प्रबंधन यानी कि इंजीनियर से संबंधित है, जो कानून की विद्या एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, इनके लिए ये कंप्यूटर आजकल बहुत ही बड़ा वरदान है, क्योंकि वो लोग घर बैठे बहुत सारी चीज़ें इसके ज़रिए जान रहे हैं। अब कानून हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हर जगह अलग अलग फैसले होते हैं। बहुत सारे देश भर में आप देखिए अदालतों में फैसले सुनाए जाते हैं, तो उनका जो रेफरेंस है हम इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। तो पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर की भूमिका अनिवार्य हो गई है। कार्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करना अत्यंत सहज एवं सरल हो गया है। आज कार्यालय संबंधी सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों व तथ्यों को फाइल में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे समय की काफी बचत होती है। अनेक कार्य जिनसे कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अब वही कार्य एक कंप्यूटर के माध्यम से बहुत कम समय में भी संपन्न हो जाता है। पहले देखिए क्या है ना, एक किसी भी ऑफिस में जाइए कि स्टोर रूम हुआ करता था जिसमें ढेर सारी पुरानी पुरानी फाइलें रखी रहती थी। अब बहुत से जो ऐसे ऑफिस हैं क्या कर रहे हैं, अपनी उन पुरानी फाइलों को जो है कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, अपनी ये जो हार्ड कॉपीज इनको हटा रहे हैं। तो ये मतलब होता है ना, जैसे कभी कहीं आग लग गई, कुछ हो गया, तो ये सारी फाइलें जल जाती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी एविडेंस सब कुछ जल जाता है। तो क्या होता है, इनको अगर हम फाइल में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेते हैं तो वे फ्यूचर के लिए भी सेफ हो जाती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग अनिवार्य हो गया है। सभी व्यापारिक सूचनाएं इसमें दर्ज होती हैं, जिसे व्यापार करना सरल हो गया है। कंप्यूटर के द्वारा संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई है। ईमेल के माध्यम से हजारों मील दूर बैठे अपने संबंधी अथवा मित्र से लोग बहुत ही कम खर्च पर तथा समय में अपने संदेश भेज सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, मान लीजिए हम कहाँ बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। अब हमको कहाँ भेजना है, हमको भेजना है कन्याकुमारी में किसी को कोई लेटर या कुछ, तो हम क्या करते हैं, ईमेल भेज देते हैं ना, किसी सरकारी संस्थान को कुछ भी हो। अब देखिए कितना डिस्टेंस है, लेकिन वो मिनटों में वो मेल वहां पहुंच जाता है और हमारी बात वहां पर सुन ली जाती है। अब देखिए ये कितना आसान है। ये क्यों हुआ, कंप्यूटर के जरिए हुआ ना। इंटरनेट के माध्यम से मनुष्य हर प्रकार की जानकारी का आदान प्रदान विश्व के किसी भी कोने में करने में सक्षम है। तो ये तो हमने भारत में बताया, आप इवन किसी और देश में भी चले जाओ तो भी वो चीज वहां हो सकती है। आप मान लीजिए आप कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, आप रशिया में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आप भारत आसानी से संदेश पहुंचा सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर के माध्यम से हुआ है। वास्तविक रूप में इंटरनेट का विस्तार असीमित है, अतः इसे हम एक विशिष्ट दुनिया के रूप में देख सकते हैं। यह न केवल सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाता है, अपितु व्यक्ति को उसके निजी समय का या अवकाश के अनुसार किसी भी नवीनतम जानकारी को हासिल करने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान करता है। मतलब वो फ्यूचर के लिए भी हमारे सामने बहुत सारे रास्ते खोलता है। यातायात के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की विशेष उपयोगिता है। हवाई मार्गों का निर्धारण एवं नियंत्रण, अब जो है ना भाई बहुत सारे, पहले तो भाई बहुत कम एयरलाइंस थी, अब कितनी सारी एयरलाइंस हो गई। आप देखो कितने सारे जहाज जो हैं वो आकाश में उड़ते ही रहते हैं। अब ये एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, एक दूसरे पर मतलब पता हो दूसरा प्लेन कहाँ जा रहा है, कोई दुर्घटना ना हो, तो ये सारा भी जो है वो कैसे संपन्न हो रहा है, वो इस कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। महानगरों की रेड लाइट सिग्नल प्रणाली आदि कंप्यूटर की ही देन है। अब देखिए वहां पर पहले आदमी खड़ा रहता था, आपको सिग्नल देता था, अब रेड लाइट हो गई है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट और आपकी येलो लाइट रहती है। तो ये सभी किससे संचालित होता है, ये संचालित होता है कंप्यूटर के थ्रू। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम संबंधी जानकारी, मुद्रण आदि में भी कंप्यूटर विशेष रूप से है। अब अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट है वो भी कंप्यूटर से डायरेक्ट हो रहा है, मौसम की जानकारी भी हमें कंप्यूटर से मिल रही है, मुद्रण यानी प्रिंटिंग का काम भी अब कंप्यूटर से होने लगा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। विज्ञान के इस अद्भुत उद्भार को नकारना असंभव नहीं है, यह आज की आवश्यकता है। प्रारंभ में अवश्य ही यह एक विशिष्ट जनसमूह तक सीमित था, परंतु सरकार के सकारात्मक रुख के कारण यह धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। पहले बहुत कम था, लेकिन अब जब इसकी उपयोगिता पता चली तो यह हर क्षेत्र में फैलता जा रहा है। परिणाम स्वरूप यह हजारों मध्यम वर्गीय लोगों की आवश्यकता बन गया है। आज हर घर में कंप्यूटर है। हमारे देश में जहां बेरोजगारी व आर्थिक संकट के घने बादल हैं, ऐसे वातावरण में निसंदेह कंप्यूटर का विस्तार समय लेगा।
परंतु जिस प्रकार इसकी आवश्यकता बढ़ रही है अथवा जिस तीव्र गति से कंप्यूटरीकरण हो रहा है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत शीघ्र ही यह दूरदर्शन की भांति सभी घरों में अपनी जगह बना लेगा। जैसे दूरदर्शन देखिए हर घर में, उसी तरीके से लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे सभी घरों में आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, इस पर हमें 200 शब्दों का एक निबंध या रचनात्मक लेख लिखना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। तो मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे हम स्वच्छ भारत सुंदर भारत, उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए स्वच्छता अभियान भी 2014 में चलाया गया था, हम सभी को पता है। तो किस तरीके से मोदी जी ने इसके ऊपर कार्य किया था, अपने पूरे भारत को स्वच्छ करने का काम, कितने सारे शौचालयों का निर्माण किया गया था, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसे आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए क्या है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है। देखा जाए तो अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सभी को अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता तो इस अभियान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमें पता होता कि हमें सफाई रखनी है तो शायद ये अभियान चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हर कोई अपना घर तो ज़रूर साफ करता है, लेकिन अपनी सारी गंदगी कूड़ा कचरा बाहर गलियों और सड़कों और चौराहों पर फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते कि पूरा देश ही हमारा घर है, इसे भी साफ रखना हमारा ही काम है। कोई पड़ोसी या बाहर का नहीं आएगा साफ करने, इसे हमें ही साफ करना है। अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान का आगाज किया। भारत को स्वच्छ करने की परिवर्तनकारी मुहिम चलाई। भारत को साफ सुथरा देखना गांधी जी का सपना था। गांधी जी हमेशा लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने को बोलते थे। तो ये गांधी जी का सपना था जिसे मोदी जी ने आगे बढ़ाया। स्वच्छ भारत के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है कि लोग शौचालयों का प्रयोग करें, खुले में ना जाएं। इससे तमाम बीमारियां भी फैलती हैं जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं है। बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं, इसलिए भी आप इसमें घर में ही इस्तेमाल करिए। इस मिशन में सहयोग देने बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मिशन पर प्रचार प्रसार का जिम्मा 11 लोगों को दिया गया जो कि निम्न है। तो प्रचार प्रसार के लिए भाई बहुत फेमस लोग करेंगे तो हम लोग इस पे ध्यान भी देंगे। तो ये 11 लोग कौन थे? तो देखिए सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, सलमान खान, अनिल अंबानी, प्रियंका चोपड़ा, शशि थरूर, मृदुला सिन्हा, कमल हसन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, तारक मेहता उल्टा चश्मा सीरियल की पूरी टीम। इन लोगों को इसका जिम्मा दिया गया था कि आप इसकी पब्लिसिटी करिए। गांधी जी की 145 जयंती को शुरू हुआ ये अभियान 2 अक्टूबर 2019 को पूरे 5 वर्ष पूरे कर चुका है। जैसा कि 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य पूर्णतः फलीभूत तो नहीं हुआ, परंतु इसके आंकड़ों में आश्चर्यजनक रूप से उछाल आया है। तो मतलब बहुत सारे लोग जो खुले में शौच जाते थे, अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 8 हमारे पास, प्राकृतिक आपदाएं। इस पर हमें 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, एवलांचेस आते हैं, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। उन्हीं के बारे में देखिए। प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा है कि आज धरती पर पूरी जीव सृष्टि को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन को प्रभावित होता ही है, साथ ही अन्य जीवन सृष्टि को भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी, बादल फटना, चक्रवात, तूफान, हिमस्खलन, भूस्खलन, सूखा, महामारी आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे सदियों से धरती को जीव सृष्टि त्रस्त है। आए दिन ऐसी आपदाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आती रहती हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का जान माल का नुकसान होता है। इन सभी आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति सृजन भी करती है और विनाश भी। जहां प्रकृति निर्माण कर रही है वहीं विनाश करेगी। जब विनाश करेगी तभी तो वहीं पर नई चीजों का निर्माण होगा। प्राकृतिक आपदाओं से हम केवल अपने जान माल का संरक्षण कर सकते हैं और उसके प्रभाव से स्वयं को बचा सकते हैं।
तो इनको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन क्या है, हम इनसे बचाव जरूर कर सकते हैं। दुनिया भर के देशों ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का गठन अपने अपने देशों में किया है, जो ऐसी आपदाओं के समय लोगों का रक्षण प्रदान करती है। भारत देश में भी प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन का गठन किया गया है, जिनका उद्देश्य इन आपदाओं के समय लोगों की जान माल से रक्षण करना है। जब आपदाएं आ जाती हैं, अब देखिए जैसे तूफान है, समुद्री तूफान है, देखिए जो तटों से है टकराते हैं, बहुत सारे लोगों की जान माल का नुकसान होता है। तो क्या होता है, हम उस तूफान को रोक तो नहीं सकते, लेकिन जिनको नुकसान हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ तूफान आने वाला है, तो उनको पहले से वहाँ से हम हटा लेते हैं, या उनके घरों का जो नुकसान होता है उसके लिए कंपनसेशन दे के उनके घरों का फिर से निर्माण करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये आपदा प्रबंधन गठन के द्वारा किया जाता है। लगातार जंगलों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, खनन, नदियों के बहाव में हस्तक्षेप आदि से हमने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। तो हम ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जिससे प्रकृति को हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है, प्रकृति कहीं ना कहीं तो डिसबैलेंस होगी ना। कुछ प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर बचा जा सकता है, जैसे कि तूफान, चक्रवात, तेज वर्षा आदि। लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी हैं जिनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल फटना, हिमस्खलन, सूखा, महामारी आदि, जिनका हम पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कब होगा। प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति का एक हिस्सा हैं, अतः मानव का इस पर कोई बस नहीं है। यदि हम प्रकृति के कार्यों को में अपना हस्तक्षेप बंद करें तो काफी हद तक हम इन आपदाओं को रोक सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर हम अपने जान माल को बचा सकते हैं। हम ऐसी बहुत सावधानियां कर सकते हैं जो ये सारी चीजें हमें नुकसान ना पहुंचाएं। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, समाचार पत्रों की भूमिका। आजकल देखिए समाचार पत्रों की भूमिका थोड़ी घटी है। क्यों? क्योंकि लोग अब इंटरनेट के चक्कर में ज़्यादा आ गए। लेकिन पहले के समय में जब ये इंटरनेट मोबाइल नहीं था तो लोग जो है काफ़ी हद तक उनकी शुरुआत ही दिन की मोबाइल से अखबारों से होती थी। तो हमारे जीवन में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, इस पर आपको 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। तो देखिए क्या है, समाचार पत्र जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यम है। जनसंचार माध्यमों के तहत दृश्य श्रव्य माध्यम का हालांकि सीधा प्रभाव पड़ता है, परंतु अखबार या पत्रिका का महत्व अपेक्षाकृत स्थायी होता है। हमें ज्ञात है कि जो भी लिखित शब्द मुद्रित रूप में आ जाता है उसे सावधानी से पढ़ा जाता है और कई बार पढ़ा जाता है। यानी कि हम जो छपी हुई चीज रहती है उसे बहुत सावधानी से पढ़ते हैं और हम कई बार पढ़ सकते हैं। जनमत के एक सशक्त प्रवक्ता के रूप में प्रेस ने सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाने में विशेष योगदान दिया है। आज का समाचार पत्र महज एक खबरनामा ही नहीं है, वह ज्ञान की विभिन्न विधाओं पर सामयिक लेख प्रकाशित कर अपने पाठकों को शिक्षित करता है। आप देखिए बहुत तरह के ऐसे लेख होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी अखबारों द्वारा ही मिलती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जब भी हमने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक पढ़ा, आपको पता है कि सन 2013 में जो केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई, वो आपदा जब आई तो उसका एक संभावना प्रकट कर दी गई थी। फिर उसके बाद कितने लेख प्रकाशित हुए, बताया गया कि भविष्य में भी ऐसी बहुत सी आपदाएं आ सकती हैं वहाँ पर। तो इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, ऐसी भविष्य में भी आ सकती हैं। अब विज्ञान, कृषि, खेल, साहित्य, पर्यावरण, शिक्षा, कानून, चिकित्सा तथा अन्य विधाओं के लिए अलग अलग संवाददाता होते हैं। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग, सब अपनी अपनी बीट के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। बीट मतलब आपको पता है, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्षेत्र चुनते हैं उसको हम बीट कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, संपादन के क्षेत्र में अपने हिसाब से क्षेत्र का चयन करना बीट कहलाता है। तो इतने सारे विज्ञान है, कृषि है, खेल है, साहित्य, पर्यावरण, शिक्षा, कानून, चिकित्सा, हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। यानी कि एक ही संवाददाता हर क्षेत्र में काम कर रहा है, ऐसा नहीं। जिसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो कार्यरत रहता है। अलग अलग संवाददाता होते हैं जो कि अपने विषय का विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। इस विशिष्ट लेखों के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जानकारी अन्य जनसाधारण तक पहुंचाई जाती है। किंतु इस समय समाचार पत्रों की सबसे बड़ी चुनौती नरोन्मुखी से ग्रामोन्मुखी होने में है।
क्योंकि जब तक यह 80% जनता का प्रवक्ता नहीं बन जाता तब तक यह अपनी सार्थकता को सिद्ध नहीं कर सकता। पर्यावरण के संबंध में जागरूकता पैदा करने की हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। ध्यान रखिए, नगरोन्मुखी से ग्रामोन्मुखी होने, यानी कि शहरों में तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन गांवों नहीं पढ़ते। गांवों में अधिकतर लोग पहले अनपढ़ हुआ करते थे, अब तो वहां पे भी लोग पढ़ने लगे। तो अखबार क्या चाहता है भाई, 80% जनता हमारी गांवों में जो है वो है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि गांवों में भी अखबार बहुत तेजी से पढ़े जाएं। तो नगरों में ही नहीं, ग्रामों की तरफ भी जो है इन अखबारों का संचालन किया जा रहा है। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य। भारत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। आप साउथ में चले जाइए, आप ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, नॉर्थ में चले जाइए, मिडिल भारत में आ जाइए, हर जगह सुंदरता भरी हुई है भारत के अंदर। तो इसी पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। ये प्रश्न हमसे 2013 में पूछा गया है। क्या है, भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। भारत देश में प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कई नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि, जो प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। देश में कई झरने भी हैं, बर्फीली जगहें भी हैं जो प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में हमें प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी स्टेट चले जाइए, कोई भी सिटी चले जाइए, अपनी प्राकृतिक सुंदरता वो बिखेरने में कहीं पीछे नहीं रहता। भारत के हर एक प्रदेश में अलग अलग तरह की प्राकृतिक सुंदरता हमें देखने को मिलती है। लोग इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए देश भर से आते हैं एवं विदेश से भी आते हैं। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए लोग हर साल आते हैं। भारत देश के कई ऐसे स्थान हैं जो प्राकृतिक सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। भाई हर स्टेट जो है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, लेकिन कुछ स्टेट खास तौर से फेमस है। जैसे कि कश्मीर, गोवा, नैनीताल जैसे स्थानों पर लोग जब एक बार पहुंच जाते हैं तो उनका बार बार ऐसे स्थानों पर आने का मन करता है। भारत के वन प्रदेश जहां पर चारों ओर पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं, जो कि भारत देश की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र जहां के नदी, नाले, तालाब एवं वहां की फसलें प्राकृतिक सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। भारत देश के विशालकाय पर्वतीय क्षेत्र प्रकृति का अद्भुत नजारा ही है। नदियों के चारों ओर हरे भरे वृक्ष होना, चारों ओर कई तरह के पशु पक्षी की आवाजें, यह सब हमें प्रकृति के करीब लाता है और प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है। भारत देश की कई तरह की गुफाएं जो प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। आंध्र प्रदेश में भी कई ऐसी गुफाएं हैं जहां यहाँ की एक सबसे बड़ी गुफा जिसे बेलकम केव्स के नाम से जाना जाता है, इस गुफा को देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। वास्तव में भारत देश का यह सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर खींचता है। तो हमने बताया ना, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप प्राकृतिक सौंदर्य से अछूते नहीं रहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हमने आंध्र प्रदेश, आपके स्टेट का अगर कोई भी ऐसा कुछ हो तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से अवेयर हो। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिए पिछले 10 सालों में कुछ ऐसे जो टॉपिक्स पूछे गए थे या जो मेन थे वो हमने आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर दिए। तो अब आपको आइडिया हो गया कि कैसे कैसे वेरिएशन के साथ हर साल पूछे गए। और ये अप्रत्याशित विषय होते हैं तो इसमें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, लेकिन हाँ, इनको पढ़ के आपको बहुत हद तक आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरीके से अपने अप्रत्याशित लेखों को लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आगे और भी विषय बाकी हैं जिन्हें हम जल्दी आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।